आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जा रही होगी बेटा। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। देखो बाबू, अभी तक क्लास 9th में हम लोग लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले लाइन्स एंड एंगल के बाद ट्राइंगल। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑल टाइम। ये जो ट्राइंगल है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है बेटा, देखो जो बच्चा को चैप्टर 6 नहीं समझ में आया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, उसको चैप्टर 7 नहीं समझ में आएगा, और जिसको 7 नहीं आएगा उसको 8 समझ में नहीं आएगा, और जिसको 8 नहीं आएगा उसको 9 नहीं आएगा। ये चारों कंप्लीट पैक एक दूसरे में रिलेटेड होते हैं। हर चैप्टर एक दूसरे से क्या है, बैकबोन है। ठीक है, अगर किसी बच्चा ने अनफॉर्चुनेटली चैप्टर 6 मिस किया होगा तो इसी पे आपके प्लेलिस्ट में लाइन्स एंड एंगल के नाम से है, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 6 को पहले पढ़िए, उसके बाद चैप्टर 7 को पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है। बहुत सारा बेसिक थियरी है। कोई भी बोल देगा कि 3 लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया हुआ जो क्लोज्ड पॉलीगन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन देखो, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसको बस आपको याद रखना है कि ट्राइंगल क्या होता है। ये क्लोज पॉलीगन है विच इज़ मेड बाई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, नॉन कोलिनियर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। नॉन कोलिनियर क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जब एक लाइन में 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन में नहीं आए तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर कहते हैं। तो हमें क्या डिफिनेशन बताया आपको कि ट्राइंगल वैसा पॉलीगन है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर 3 लाइन का बात करते हैं तो क्या कोई भी 3 लाइन से ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के लिए भी कुछ रूल बनाए गए, जरा समझो। सपोज करो मैं कहता हूँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का यूज़ करके एक ट्रायंगल बनाओ, बिल्कुल नहीं बनेगा। जब बनाने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं से थोड़ा ओपन रह जाएगा, एक क्लोज नहीं होगा, कहीं ना कहीं से किसी साइड से ओपन रह जाएगा। तो ट्रायंगल बनता कैसे से, ये ओपन रह गया, ये ऐसा ओपन क्यों रहा, ये क्लोज क्यों नहीं हुआ, ट्रायंगल बनता कैसे? देखो बेटा, ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। लेट सपोज ए, बी और सी। इसमें सी सबसे बड़ा है। लेट सपोज जैसे 5 है तो वैसा ये सी हम माने, ठीक है, सबसे बड़ा सेट है। तो अगर ए और बी को जोड़ने पे सी से बड़ा आ रहा है तो ही ट्रायंगल बनेगा। जैसे कि मान के चलो 2, 3 और 7, ठीक है, 2, 3 और 7, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। यहाँ पे 2 + 3 इज़ 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 7 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेट सपोज 2, 3 और 4, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये जो है 5 हो रहा है और ये 4 हो रहा है, तो 5 जो है वो 4 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। लेकिन ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब होगा, किसी भी 2 साइड को, जो छोटा साइड होता है उसको जोड़ के तीसरा साइड से अगर बड़ा हो जाता है तो ट्रायंगल बनता है। जैसे यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब जोड़ रहे थे तो इसके बराबर हो जा रहा था, तो इसीलिए ट्रायंगल नहीं बना था। यानी कोई आपसे पूछेगा कि हाउ ट्रायंगल इज फॉर्म, तो आप सिंपली बताओगे, देखो भाई ऐसा है, ट्रायंगल बनने का 2 रूल है। पहला सम रूल, जिसमें 2 छोटे साइड का सम बड़े साइड से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा 2 छोटे साइड का डिफरेंस बड़े साइड से छोटा होना चाहिए। तो अगर ये 2 बेसिक रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो ही ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखिए ट्रायंगल जो है बेसिकली 2 पार्ट में आपको पढ़ना है। ठीक है, एक है मेंसुरेशन और दूसरा है ज्योमेट्री। क्लास 9th में ट्रायंगल का जो मेंसुरेशन है वो हीरोन फॉर्मूला के नाम से आगे चैप्टर 13 के फॉर्म में था। नए वाले बुक में चैप्टर 11 होगा। और ज्योमेट्री वाला पार्ट में 2 भाग में पढ़ना है। ज्योमेट्री के अंदर भी एक पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा पढ़ना है सिमिलरिटी। देखिए भाई, कॉन्ग्रुएंसी जो है उसको हमें सबसे पहले क्लास 7 में पढ़ना था, उसके बाद इसका यूज पढ़ा है क्लास 8 में भी, पैरेललोग्राम के अंदर, और अब आपको क्लास 9th में पढ़ना है। सिमिलरिटी कहीं नहीं पढ़ना है, सीधे क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो सिमिलरिटी को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग डील करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी को, क्योंकि वही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है,
आइए समझते चलते हैं। देखिए बेटा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार सुने, कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है, बात समझिए। देखिए, मान के चलो एक रोहित नाम का एक लड़का है किसी क्लास 9th का, और एक मोहित नाम का एक लड़का है उसी क्लास का। इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर हो सकता है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों किसी ना किसी कंडीशन से कुछ चीज़ मैच करता होगा। जैसे कि ये दोनों मेल हैं, ये दोनों स्टूडेंट हैं, ये दोनों क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर क्या बता रहा है कि ये दोनों सिमिलर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेल है तो इस पॉइंट व्यू से दोनों सिमिलर है, स्टूडेंट है इस पॉइंट से भी दोनों सिमिलर है, 9th क्लास के स्टूडेंट है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिमिलर है। ये अगर दोनों भाई भी निकल गए, दोनों अगर ब्रदर निकल गए, ब्रदर, तो भी क्या होगा, सिमिलर का केस बनेगा। कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब ये दोनों के दोनों ट्विंस ब्रदर होंगे। मान के चलो कि अगर दोनों जुड़वा भाई हैं, बिल्कुल हूबहू है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कहने की बात को समझो, बात को समझो। कोई चीज़ अगर एग्जैक्टली सेम होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, बस शेप सेम होता है तो वो सिमिलर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैरी गोल्ड बिस्किट आप देखे होंगे, इतना बड़ा होता है, ठीक है, और एक क्रीम बिस्किट ले लो, इतना छोटा होता है। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो बेटा ये दोनों का जो है ना साइज अलग अलग है पर शेप सेम है, तो ये दोनों सिमिलर होगा। क्या होगा बेटा, सिमिलर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कोई चीज़ आपसे पूछेगा कोई व्यक्ति कि सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलर क्या होता है भाई, तो जिसका शेप सेम होता है ना वो सिमिलर फिगर होता है, ठीक है। अगर ये क्रीम बिस्किट को तोड़ दोगे, है ना, उसका बीच का क्रीम हटा दो, तो ये दो बराबर भाग में आएगा। तो अब जरा बात को समझो, ये जो शेप बना, ये जो बना, ये दोनों बिल्कुल सेम शेप भी है और सेम साइज भी है, तो ये हूबहू है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा कॉन्साइड कर जाएगा। तो वैसे केस में इसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। आपका जो बुक है, आपका बुक का जितना भी पेज है, आप जो भी पेज खोलोगे उसके पीछे वाला पेज आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, कॉइंसाइड कर रहा है। यानी कोई ऐसा फिगर जो एक दूसरे को कॉइंसाइड करता है। जैसे हम प्रणाम करते हैं, तो अगर प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, तो मेरा एक हाथ जो है अगर मैं साइड में खड़ा हो जाऊँ, नेता टाइप जैसे नेता लोग खड़ा होते हैं, तो दूसरा हाथ मेरा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरा दोनों हाथ क्या है, बराबर है, कॉइंसाइड कर रहे हैं। तो उसी तरीक़ा से जो कॉन्साइड करता है, जो ऐसा कोई भी फिगर जो कॉन्साइड एक दूसरे को करे, बराबर हो, एग्जैक्टली सेम हो, जिसका शेप सेम हो, साइज सेम हो, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं या कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। और जिसका केवल शेप सेम हो उसे हम सिमिलर कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरा बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको जो पढ़ना है वो कॉन्ग्रुएंस किसके अंदर पढ़ना है, ट्राइंगल के अंदर पढ़ना है। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ रूल बना, ठीक है। उस रूल पे बाद में आएंगे, उस प्रॉपर्टी पे बाद में आएंगे। देखो, जो बात आपको हम बताए हैं उसी के बारे में यहाँ फिगर्स वगैरह बताया गया है, ठीक है। अब आइए यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 5 ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर आप पाँचों को देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के चारों एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम का मतलब हुआ कि इनमें रोटेशन हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ 4.5 है तो यहाँ 4.5 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, तो इसको घुमा दिया गया है। फिर देखिए वही चीज़ है, 4.5, 4 और 5 फिर घुमा दिया गया है। तो जिसका साइज़ यहाँ पे क्या है, सबका सब सेम है, यानी चारों फिगर का साइज़ सेम है। पाँचवा में साइज़ अलग अलग है, ठीक है बेटा। तो पाँचवा जो है ये इसके बराबर नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन 1 2 3 4 जो चारों फिगर है, ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ये चारों जो ट्राइंगल है वो क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि इनका जो साइज है और शेप है, तीनों ट्राइंगल है तो शेप तीनों का सेम है और साइज भी सेम है, इसलिए तीनों का जो है ना कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसका शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, ठीक है।
अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे होता है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, इस सिंबल को थोड़ा जूम करके देखो, मतलब इसका मतलब सोचो, इसमें दो सिंबल, एक तो ऐसा है और एक ऐसा है। बेटा ये सिमिलर का सिंबल होता है और ये आपका इक्वल का सिंबल है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी फिगर जिसका शेप सेम हो और इसका मतलब हो गया साइज़ सेम है। अच्छा, शेप और साइज़ के बारे में थोड़ा समझ लो। साइज़ क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट किसी भी फिगर का, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो मेजरमेंट होता है उसको साइज कहते हैं। और शेप क्या कहते हैं? शेप द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड शेप। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर को शेप कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब इसका मीनिंग हो गया कि शेप के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है साइज़ के बारे में। इसका शेप सेम हो, इसका साइज़ सेम हो, वही कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल अपने आप में ही हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, ठीक है। अब कुछ बात को समझते हैं। देखो बेटा, अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कहता हूँ कि पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी के, तो इसको मैं लिखूँगा कैसे? इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और अगर ये बात सही है तो इसका क्या क्या मीनिंग होगा, ज़रा समझ इसका मीनिंग क्या होगा। ये जो P है वो यहाँ A पे गिरेगा, इसी बात को लिखा है, P A पे गिरेगा। जो Q है वो B पे गिरेगा, यही बात यहाँ लिखा है। जो R है वो C पे गिरेगा, तो R C पे गिरेगा। गिरेगा का मतलब क्या है कि जब उठाकर एक, जैसे दो ट्रायंगल था, ये इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल पर रखेंगे तो कौन कौन सा एंगल एक दूसरे का बराबर, ठीक है। इसके अलावा जो PQ साइड होगा वो AB पे गिरेगा, इसी बात को मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पे। देखो कहाँ मेंशन किया गया, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया। PQ किस पे गिरेगा? AB पे गिरेगा, ठीक है। अगर मैं QR का बात करूँ तो यहाँ BC का बात करूँगा तो वो QR BC के साथ जाएगा। अगर मैं RP का बात करूँ या PR का तो यहाँ CA का बात करूँगा, AS पे गिरेगा। तो जब ये ऐसा होगा तभी जाकर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC का क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ABC को AB से रहने दें और PQR की जगह QR पे लिख दें। बहुत सारे लोग ये समझ पाएंगे कि दोनों का तो मतलब सेम है सर, यहाँ भी P है, Q है, R, यहाँ भी QRP है। गलत है। देखो क्यों गलत है। जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो P के सामने A आ रहा है और बिल्कुल सही है, P के सामने A चाहिए मुझे। Q के सामने B आ रहा है, ये भी सही है। R के सामने C आ रहा है, ये भी सही है। लेकिन जब हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो Q के सामने A आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। Q के सामने तो B को आना चाहिए। इसीलिए QRP PQR ये दोनों में अंतर है ना। 90% कन्फ्यूजन बच्चा को रोटेशन को लेकर ही होता है। रोटेशन में कन्फ्यूजन मत होइएगा भाई। देखिए यहाँ PQR जो लिखा है ना वो ABC के कॉन्ग्रुएंट इसीलिए लिखा है क्योंकि P A पे गिर रहा है, Q B पे गिर रहा है और R C पे गिर रहा है। पर जब QRP लिखेंगे तो चीज़ ये सेम नहीं है, देखने में सेम लग रहा पर है नहीं। ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट सेम है तो उसका जगह चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ये करेक्ट नहीं होगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ NCERT इस बात को लिख दिया है कि करेक्ट नहीं होगा। अगर Q है यहाँ पे तो A पे गिर जाएगा, Q को B पे गिरना चाहिए, तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के हिसाब से थोड़ा बात को समझिए। मान लीजिए FD AB पे गिर रहा है, कोई ट्रायंगल होगा, DE BC पे गिर रहा है, EF CA पे गिर रहा है। इसका मतलब मान लो F एंगल A पे गिर रहा है, D एंगल B पे गिर रहा है और E एंगल C पे गिर रहा है। तो हमको यहाँ FDE ले रहे हैं तो यहाँ ABC होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि FDE जो होगा वो ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा चाहता है कि ABC रहने दे और FDE की जगह हम DEF लिख दें। तो अगर आप FDE की जगह DEF लग रहे हैं तो ये देखने में तो सही लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है सर। FDE तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये तो अच्छा लग रहा है। पर ये गलत है। ऐसा क्यों गलत होगा? देखो बेटा, यहाँ F किस पे गिर रहा है? A पे गिर रहा है। यहाँ D किस पे गिर रहा है? A पे गिर रहा है। और D को गिरना किस पे चाहिए? B पे गिरना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये कथन क्या है? गलत है और ये कथन क्या है? सही है। यानी कि अगर किसी ने, अगर इन दोनों में से किस फॉर्मेट को आप सही कहेंगे, आप अगर ये लिख पा रहे हैं FDE ABC के साथ और ये लिख रहे हैं तो इसको टीचर गलत करेगा और इसको टीचर सही करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना, तो उसके पार्ट्स को भी इक्वल दिखाया जा सकता है और उस चीज़ को क्या पढ़ते हैं? CPCT कहते हैं। क्या कहते हैं? CPCT कहते हैं। आप क्लास 7 में उसका नाम सुने होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
ट्रायंगल का दो ही पार्ट्स आपको बेसिकली पढ़ना है, एक साइड और दूसरा एंगल। तो जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे ना, तो CP से आप उसकी किसी भी पार्ट्स को, एंगल या साइड्स को आप इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें मिनिमम 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल कितना चीज़ है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चीज़ है, 3 साइड और 3 एंगल। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मात्र 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो ये प्रूफ करने के लिए, तो जो बाकी जो 3 चीज़ है ना, उसको CP से आप प्रूफ कर सकते हैं। 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, और 3 चीज़ कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद आप उसका यूज़ करके बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया के बारे में, क्राइटेरिया कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, जैसे देखो अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है A+B का होल स्क्वायर, के इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह इसका कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया, इसका कुछ क्राइटेरिया दिया गया, कुछ फार्मूला दिया गया, उसी के आधार पे ही आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या क्राइटेरिया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो इतना ही तक रहेगा, जिसमें बेसिक थियरी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने किया है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें इसके बारे में क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज लेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे।